हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम रीड करने जा रहे हैं 6 फरवरी का आपके दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर। यहाँ पर जो हमने फर्स्ट न्यूज़ कवर की है वो है आपके रेटिना की मोटाई के रिगार्डिंग। हाल ही में एक रिसर्च पाया गया है जिसमें ये पता चला है कि रिसर्च में कि जो रेटिना होता है आपके आँख में, जो रेटिना होता है जिससे आपके आपने उसमें देखा होगा निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष या मायोपिया, जिसे हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया जो डिजीज बोलते हैं, उसमें मेनली रूप से हम ये देखते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आँख से, रेटिना से पहले बन रहा है, तो कोई सा डिजीज होगा बाद में बन रहा है तो कैसा। इसके अलावा एक और अभी हाल ही में रिसर्च हुआ है। रिसर्च में पाया गया है कि इसी रेटिना की मोटाई है, मोटाई की वजह से भी कुछ डिजीज का आपको संकेत देखने मिल सकता है। जैसे रेटिना की मोटाई में टाइप 2 नंबर का जो डायबिटीज है, और डिमेंशिया डिमेंशिया जो मस्तिष्क के रिगार्डिंग होता है, जिसमें इंसान क्या होता है अपनी याददाश्त भूल जाता है। तो डिमेंशिया जैसी बीमारियां प्रारंभिक संकेत है वो हो सकती है किसके, रेटिना की मोटाई के। एक तो आपके कौन सा डायबिटीज नंबर का जो 2 वाला है वो वाला, और एक है और डिमेंशिया जो डिजीज है, ये आपके किसकी हो सकते हैं, ये रेटिना की मोटाई, ये जो बीमारी वगैरह है इनके संकेत है वो आपको देखने मिल सकते हैं। मेलबर्न में जो वाल्टर और एलिजा हॉल इंस्टीट्यूट है ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके नेतृत्व में एक शोध हुआ था। 50,000 से अधिक की आंखों का विश्लेषण किया गया था, वहाँ पर इसके रिगार्डिंग जानकारी है। ये रिसर्च में ये सामने आया है, निकल कर निष्कर्ष है वो इस रिसर्च में निकल के आया था। इसके अलावा गेम्स में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। हाल ही में एक प्लेयर है, टेनिस की प्लेयर है, जिनका जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। ये 2 बार ग्रेट स्लैम चैंपियन रह चुकी है और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। इनका नाम आपको देखने में मिलेगा हालेप। 33 वर्षीय ये हालेप इनका नाम है। 33 वर्षीय हालेप ने 2019 में विंबलडन और 2018 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था, और अभी इन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया है। हालांकि इनका जो लास्ट का मैच रहा था, ये इन्होंने क्वालिफाई, एक लास्ट का टूर्नामेंट है ये हार गई है। इन्होंने जो अभी लास्ट का इनका टूर्नामेंट हुआ है, 2 बार की ग्रेट स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप, इनका पूरा नाम क्या है, सिमोना हालेप ने रोमानिया में एक टूर्नामेंट के पहले दौर में ही हारने के बाद में इन्होंने इस संन्यास की घोषणा है वो की है। तो इनका देश भी कौन सा है, रोमानिया की ये है। कौन सी, सिमोना हालेप का संबंध कौन से गेम से है, टेनिस की प्लेयर है। सिमोना हालेप रोमानिया की रहने वाली है और 2 बार ग्रेट स्लैम जीत चुकी है, 2019 का विंबलडन और 2018 का फ्रेंच ओपन। हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया है। कार्लोस अल्काराज और रूने दूसरे दौर में पहुंचे हैं। जो इस गेम के है इसके रिगार्डिंग अदर फैक्ट है वो यहाँ पर कवर किया गया। सेकंड एक न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रोनाल्डो के रिगार्डिंग। पुर्तगाल के ये स्टार प्लेयर है रोनाल्डो, और इनका गेम कौन सा है, फुटबॉल। पुर्तगाल के प्लेयर कौन है, रोनाल्डो, और गेम कौन सा है, फुटबॉल के ये प्लेयर है। 217 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रोनाल्डो के नाम दर्ज हैं, सर्वाधिक 135 गोल। 10 हैट्रिक इनके द्वारा लगाए जा चुकी है, और 112 गोल के साथ ये मेसी सर्वाधिक गोल में दूसरी लिस्ट में इसमें आपको देखने, जो मेसी है वो इसमें सेकंड लिस्ट में, फर्स्ट में आपको रोनाल्डो का नाम देखने मिलता है। रोनाल्डो ने 135 गोल किए हैं, और वहीं मेसी के टोटल गोल अभी देखने मिलेंगे 112। हाल ही में एक मैच है वो आयोजित किए जा रहे हैं। कटक कटक के जो स्टेडियम है वहाँ पर मैच आयोजित किया जाएगा। क्रिकेट के रिगार्डिंग एक गेम है। भारत और इंग्लैंड का जो मैच है 9 फरवरी को आयोजित होने वाला वनडे मैच, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उड़ीसा के कटक वाले जो स्टेडियम है। और कटक में भी स्टेडियम का नाम कौन सा है, बाराबत्ती स्टेडियम। कटक के बाराबत्ती स्टेडियम है, वहाँ पर भारत इंग्लैंड का जो 9 फरवरी को आयोजित किया जाने वाला मैच है, क्रिकेट मैच है, ये आयोजित किया जाएगा। कटक के भी, उड़ीसा के कटक के बाराबत्ती स्टेडियम में ये मैच है वो आयोजित किया जाएगा। हाल ही में जो उत्तराखंड में हो रहे हैं राष्ट्रीय खेल, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक न्यूज़ कवर की गई है। ओलंपियन बलराज पवार चमके, सुरुचि ने भी जीता है गोल्ड। इसमें यहाँ पर बताया गया है एशियाई खेलों में कांस्य पदक
एशियाई खेल में कांस्य पदक से चूकने वाले पेरिस ओलंपियन बलराज पंवार हैं। इन्होंने राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की जो सिंगल वाली स्पर्धा थी उसमें गोल्ड जीता है। वहीं ये आपको देखने को मिलेगा अदर प्लेयर कौन से हैं। उत्तराखंड के नवदीप सिंह और महाराष्ट्र के गुरु प्रताप सिंह, इन्होंने रजत और कांस्य। वहीं आपको देखने को मिलेगा निशानेबाजी। निशानेबाजी में आपको नाम देखने को मिलेगा सुरुचि। सुरुचि ने भी महिलाओं की 10 मीटर की जो एयर पिस्टल स्पर्धा थी, महिलाओं की 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा है, उसमें गोल्ड जीता है। वहीं इसमें पंजाब की सिमरनप्रीत है, उन्होंने ब्रॉन्ज। और 50 मीटर की जो पुरुष राइफल वाली थी, पुरुषों में 50 मीटर की राइफल, उसमें 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं, उन्होंने फाइनल में पहुंच गए हैं। तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, तोमर है, वो फाइनल में पहुंचे हैं। निशानेबाजी में सुरुचि है, उन्होंने 245.7 अंक स्कोर के साथ महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा है, इसमें गोल्ड मेडल जीता है। वहीं राष्ट्रीय खेलों में आपको देखने को मिलेगा पुरुषों की जो सिंगल वाली स्पर्धा थी, उसमें बलराज पंवार है, उन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है पुरुषों में। तो एक नेक्स्ट ये न्यूज़ कवर थी यहाँ पे। और एक ये कटक के बारबती स्टेडियम वाला देख ही लिया, जहाँ पर 9 फरवरी को वनडे मैच आयोजित किया जाएगा भारत और इंग्लैंड के मध्य। एक मेन हेडिंग यहाँ पर कवर की गई है, वनडे सीरीज के रिगार्डिंग ही होनी चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी का प्रदर्शन तय करेगा दिग्गज है इनका भविष्य। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा एक घोषणा की गई है, डिक्लेरेशन की गई है कि वो जो गाज़ा पट्टी वाला बेल्ट है वहाँ पर कब्जा करेगा, यानी उस पर अपने कंट्रोल में लेंगे और वहाँ के जो लोग हैं उनको दूसरी जगह भी स्थापित किया जाएगा। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग टाइम से इजराइल और फ़िलिस्तीन के रिगार्डिंग विवाद चलता रहा है। पहले अमेरिका का आप देखोगे पहले वाली पॉलिसी, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अमेरिका यहाँ पर टू नेशन थ्योरी का ना सपोर्ट करता था, जैसे कि फ़िलिस्तीन भी होना चाहिए और इजराइल भी होना चाहिए। लेकिन अब वर्तमान में अमेरिका द्वारा यह घोषणा की गई है, जो यहाँ पर ट्रम्प के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो गाज़ा पट्टी पर कब्जा करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि गाज़ा पट्टी पर कब्जा करेंगे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये घोषणा की गई है। इजरायली फ़िलिस्तीन विवाद पर अमेरिका की दशकों पुरानी नीति, जो टू नेशन वाली थ्योरी थी, उसको पलटा है और इस मुद्दे पर द्विराष्ट्र समाधान की नीति रही है। पहले इस पर टू नेशन की जो थ्योरी है वो रही है। जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देशों से गाज़ा के लोगों को लेने का किया है आग्रह। जो इसके पड़ोसी देश हैं यहाँ पर गाज़ा के आसपास, जॉर्डन, जो मिस्र, या फिर अगर हम बात करें और कौन से हैं, अरेबियन कंट्री, यहाँ पर डायग्राम में हम देख सकते हैं। भूमध्य सागर के पास में ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये गाज़ा पट्टी वाला बेल्ट। पहले यहाँ पर कंप्लीट रूप से फ़िलिस्तीन नामक एक देश होता था, फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ हमास, एक लॉन्ग हिस्ट्री आप देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि जब इन यहूदियों को ख़त्म किया जा रहा था, या फिर तो यहूदियों ने यहाँ पर एक इजराइल नामक देश की स्थापना इन्होंने की थी। फिर ये वर्तमान में इजराइल सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर आया है। और ये जो फ़िलिस्तीन वाला जो थे फ़िलिस्तीन वाले, ये यहाँ पर गाज़ा पट्टी तक सिमट कर रह गए हैं। और फ़िलिस्तीन में भी मेनली रूप से इजराइल का मानना है कि ये गाज़ा पट्टी वाले जो बेल्ट में जो लोग रहते हैं, वो मेनली रूप से एक आतंकवादी ग्रुप है, जो मानव समुदाय के लिए खतरा है। और यहाँ पर एक यूएन का अभी हाल में एक जो शरणार्थी वाला था, बना हुआ था एरिया, वहाँ पर भी इजराइल द्वारा बम वगैरह डाल दिए गए थे, तो इस वजह से भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और अभी हाल ही में बताया गया है कि ट्रंप है वो यहाँ पर कब्जा करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं उनको दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। भूमध्य सागर के पास में आपको ये गाज़ा पट्टी वाला बेल्ट देखने मिलेगा, वहीं पास में आपको इजराइल देखने मिलेगा। यहाँ पर सदर्न साइड में आपको मिस्र की बाउंड्री लगती हुई देखने मिलेगी। और इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इनकी सीमाएं भी इस गाज़ा पट्टी वाले बेल्ट है इनसे लगती है।
तो लेबनान है, जॉर्डन है, सीरिया है, इज़राइल है, मिस्र है, इन सभी की किससे बॉर्डर लगता है? आपके गाज़ा पट्टी वाला है, इससे बॉर्डर है वो लगता हुआ आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर एक ब्रीफ हिस्ट्री है, वो भी यहाँ पर बताई गई है कि ब्रिटिश शासन का अंत जिस प्रकार से हुआ। ब्रिटेन 1940 के दशक में अंत में फ़िलिस्तीन में ब्रिटेन का नियंत्रण कमज़ोर हुआ। यहूदी और अरब समुदाय है उनके बीच में, जब 1940 का दशक था तब यहूदी और अरब समुदाय है उनके बीच में तनाव हो गया। वहीं अब 1948 तक देखोगे कि यहूदी राज्य इज़राइल और मुस्लिम अरब देशों के बीच में एक पूर्ण युद्ध के रूप में बदल जाता है। इस संघर्ष में फ़िलिस्तीन के हज़ारों लोग हैं वो विस्थापित होकर गाज़ा पट्टी में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए थे। मिस्र की हमलावर सेना ने इस सक्रिय तटीय पट्टी है इस पर कब्जा कर लिया था और गाज़ा की आबादी लगभग 2 लाख, यहाँ पर काफ़ी अधिक जनसंख्या में आपको देखने को मिले, काफ़ी अधिक जनसंख्या है वो रहती है गाज़ा पट्टी वाले बेल्ट में। पहले यहाँ पर ब्रिटिश शासन, उसका अंत होने 1940 में जैसे ब्रिटिश शासन अंत हुआ तो फ़िलिस्तीन में ब्रिटेन का नियंत्रण कमज़ोर हो गया। यहूदी और अरब जो समुदाय है उनके मध्य उस टाइम पर तनाव बढ़ गया था। फिर आप देखोगे मिस्र का नियंत्रण 1950 के अराउंडिंग यहाँ पर मिस्र का आपको कंट्रोल देखने मिलेगा। 50 और 60 के करीब 2 दशकों तक चले सैन्य प्रशासन के तहत गाज़ा पट्टी का प्रशासन संभाला मिस्र ने फ़िलिस्तीन के लोगों को मिस्र में काम करने और अध्ययन करने की अनुमति भी यहाँ पर दी थी। मिस्र में इन लोगों को, गाज़ा पट्टी वालों को इन मिस्र में काम करने की, अध्ययन करने की परमिशन दी थी। बाद में फ़िलिस्तीन में के आत्मघाती हमलावर ने इज़राइल पर हमले किए। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि फ़लस्तीन के आत्मघाती हमलावर ने इज़राइल पर हमले किए। बाद में इन्होंने इज़राइल पर अटैक वगैरह किए थे, तो इज़राइल ने इन हमलों का जवाब देना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी है इसकी स्थापना की। मौजूदा समय में यह एजेंसी गाज़ा पट्टी और अन्य क्षेत्रों में लगभग 16 लाख जो पंजीकृत फ़िलिस्तीन है उनके शरणार्थियों की सेवा कर रही है। कौन सी संस्था है यहाँ पर आपको देखने मिलेगी? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्थापित की गई एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी, UNRWA। इसके अलावा इसराइल का कब्जा आपको देखने मिलेगा 67 के अराउंडिंग। 1967 में फ़िलिस्तीन एशिया है इसके संघर्ष के दौरान इसराइल ने गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया था और उस समय इसराइल की जनगणना में गाज़ा की आबादी लगभग 3,94,000 दर्ज की गई थी। 60% से अधिक शरणार्थी थे। मिस्र के तस्वीर बाहर होने के साथ ही मिस्र की तस्वीर से बाहर होने के साथ ही गाज़ा में कई लोग हैं वो इज़राइल के विभिन्न उद्योगों में रोज़गार मिला। यहाँ से बाद में ये गाज़ा वाले लोग हैं, यहाँ से बाद में इज़राइल में आने लगे लोग रोज़गार वगैरह के लिए। इज़रायली सेना प्रशासन पर नियंत्रण और बाद में दशकों की बनी हुई बस्तियों की रक्षा के लिए बनी। इज़रायली सेना ने प्रशासन पर नियंत्रण और बाद के दशकों में बनी बस्तियों की रक्षा के लिए बनी रही और फ़िलिस्तीन के लोगों ने असंतोष करना पड़ा। दूसरा फ़िलिस्तीनी विद्रोह, सेकेंड फ़िलिस्तीन विद्रोह आपको बाद में 2000 के अराउंडिंग देखने मिलेगा। इस प्रकार ये टाइमलाइन बताई गई कि किस अकॉर्डिंग ये टाइम अकॉर्डिंग बढ़ा है, ये विवाद बढ़ा है। गाज़ा से इज़राइल के सैनिकों की वापसी, पनपी सुरंग व्यवस्था, हमास का कंट्रोल वहाँ पर आपको देखने मिलेगा। संघर्ष का अंतहीन चक्र है वो आपको देखने मिलेगा। अभी 17 अक्टूबर 2023 को हमास के सैकड़ों आतंकवादी हैं उन्होंने इज़राइल में घुसकर घातक हमले किए थे। 100 से अधिक इज़रायली जो सैनिक है वो उनको बंधक बना लिया था। इज़राइल ने फिर गाज़ा पर पूरी तरह से ताकत का हमला किया। इज़राइल ने भी वापस से री-अटैक वगैरह किए थे। गाज़ा को नेस्तनाबूद कर दिया था उस ड्यूरिंग में। पहला फ़िलिस्तीनी विद्रोह आपको 1967 के दशक में देखने मिलता है। ओस्लो समझौता हम देख लेते हैं, थोड़ा-सा डिफरेंट है। 1993 में एक ऐतिहासिक शांति समझौते के पर हस्ताक्षर हुए थे। 1993 में एक समझौते पर साइन हुए थे जिससे फ़िलिस्तीन प्राधिकरण का गठन हुआ। जिससे क्या हुआ था? फ़िलिस्तीन प्राधिकरण का गठन होता है। इस अंतरिम समझौते के तहत फ़िलिस्तीन के लोगों के ने शुरुआत में गाज़ा और वेस्ट बैंक के जोरिको में सीमित नियंत्रण हासिल किया। ओस्लो जो प्रक्रिया है उसने फ़िलिस्तीन प्राधिकरण को कुछ स्वायत्तता प्रदान की, राज्य का दर्जा देने की कल्पना की। सुरक्षा समझौतों और इजरायली बस्तियों के लगातार निर्माण को लेकर हुए विवाद को हालात खराब कर दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मौजूदगी में हाथ मिलाते हुए इजरायल के पीएम तिचियाक राबिन और पीएलओ के अध्यक्ष यासर अराफत, इनके मध्य कोई समझौता वगैरह है वो साइन हुआ था।
लेकिन हमें ये ध्यान ध्यान रखना है कि ओस्लो एग्रीमेंट है, ओस्लो एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग है? आपको इज़राइल फ़लस्तीन विवाद है, उसी के रिगार्डिंग आपको एक समझौता, शांति समझौता देखने मिलेगा। 1993 में ये हुआ था और फ़लस्तीन इसके समझौते के तहत फ़लस्तीन प्राधिकरण का गठन हुआ था, जिसने बाद में गाज़ा और वेस्ट बैंक के जेरिको को सीमित नियंत्रण बाद में इसने हासिल किया था। ओस्लो प्रक्रिया है वो फ़लस्तीन प्राधिकरण को स्वायत्तता प्रदान की थी और एक राज्य दर्जा देने की भी इसके द्वारा डिमांड की गई थी। रतन टाटा है जिनके भी हाल ही में डेथ हो गई थी, उनके मित्र आपको देखने मिलेंगे शांतनु नायडू, उन्होंने संभाली है टाटा मोटर्स की जिम्मेदारी। ओके, शांतनु नायडू ये अभी वर्तमान में वापस से टाटा जो सन्स है इसके देखने मिलेंगे मेन महाप्रबंधक, आपको टाटा मोटर्स के महाप्रबंधक यानी कि जनरल मैनेजर और रणनीतिक प्रमुख के रूप में इनका नाम आपको देखने मिलेगा। इन्होंने नया पदभार संभाला है शांतनु नायडू ने। एक और यहाँ पर न्यूज़ आपको देखने मिलेगी, एक डिजीज़ के रिगार्डिंग है। महाराष्ट्र के पुणे और उसके आसपास के जो भी एरिया है वहाँ पर गुलियन बेरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस का बढ़ता प्रकोप है, वो बड़े संकट का ओर इशारा कर रहा है। ये एक सिंड्रोम आपको देखने मिलेगा जीबीएस, जैसे अम, आपकी लकवा जैसी जो कंडीशन होती है ना, उसकी अकॉर्डिंग आपको ये एक गुलियन बेरे सिंड्रोम, जिसके काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आपको देखने मिल रहा है, ये कहाँ पर देखने मिल रहा है? पुणे की साइड, उधर की साइड फैल रहा है। तो ये एक डिजीज़ आप याद रखना, किससे होता है, कौन से वाले कारक वगैरह हैं, वो आप इसके अपने लेवल पर इसको क्रॉस चेक कर लेना। हाल ही में न्यूज़ में रही है गुलियन बेरे सिंड्रोम, काफ़ी अधिक न्यूज़ में रही है और इसमें बॉडी मैनली रूप से लकवे की तरह ही हो जाती है, जैसे आप बॉडी का कुछ पार्ट आपके काम करना बंद कर देता है। हो सकता है शायद लकवे का ये नाम हो या फिर इससे मिलती जुलती कोई अदर बीमारी भी हो सकती है। एक यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है पीएम गति शक्ति योजना के रिगार्डिंग। पीएम गति शक्ति और योजना और राष्ट्रीय जो लॉजिस्टिक नीति है, जैसे पहल के जरिए मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास से भारत है वो 2030 तक वैश्विक बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में जगह बनाने में इसे मदद मिलेगी और भारत है वो 139 देशों में 38वें स्थान पर आपको देखने मिलेगा। भारत है 139 देशों में 38वें स्थान पर देखने मिलेगा और इसका टारगेट है 2030 तक टॉप 25 है उनमें आना। वैश्विक प्रदर्शन मैसेज स्टटगार्ड इंडिया द्वारा ईएसी इंटरनेशनल कंसल्टिंग के साथ साझेदारी में किए गए अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रदर्शनी लो लॉगीमेट इंडिया 2025 के पहले मंगलवार को जारी, इसके रिगार्डिंग जो डाटा वगैरह है वो अभी हाल में जारी किए गए। केनरा बैंक ने शुरू किया है केनरा क्रेस्ट कार्यक्रम, ये कौन सा है? उच्च नेटवर्क व्यक्तियों को बदलती मांग है, उनको ध्यान में रखते हुए केनरा बैंक ने केनरा क्रेस्ट कार्यक्रम है नाम से एक सदस्यता कार्यक्रम है वो शुरू किया है। 2 श्रेणियाँ इसमें क्रेस्ट और क्रेस्ट प्लस इसमें दी गई है। खाते में 10 लाख से 50 लाख की राशि 10 लाख से 50 लाख की शेष राशि बनाए रखने वाले ग्राहकों को क्रेस्ट के तहत, जबकि 50 लाख या उससे अधिक वाले शेष जो राशि बनाते हैं उन्हें क्रेस्ट प्लस की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। एंड एक यहाँ पर जो कवर किया गया है ये आपके जो विचार विमर्श वाला एक पेज आता है ना, उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। एक हेडिंग थोड़ी ठीक है दी हुई, कहीं अमेरिका पर भारी ना पड़ जाए, ये उसके रिगार्डिंग जो अमेरिका ने डिक्लेयर किया है कि वो आपके उस गाजा पट्टी वाला बेल्ट है उस पर कब्जा करेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से व्यापार होड़ छेड़ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से व्यापार युद्ध है ये छेड़ दिया। इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को सुरक्षित करने के लिए टैरिफ की आवश्यकता है। इस व्यापार युद्ध के पहले चरण में ट्रंप ने अपने 3 बड़े व्यापार संस्थान मेक्सिको, कनाडा, चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर टैरिफ में ज़बरदस्त वृद्धि की है। अनुमान है कि वह भारत को भी के पीछे भी पड़े रहेंगे, इसलिए भारत को भी अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते आरंभ कर देने चाहिए। ये गाजा पट्टी वाला नहीं, ये तो टैरिफ के रिगार्डिंग यहाँ पर थी, मुझे लगा गाजा पट्टी के रिगार्डिंग होना चाहिए। ट्रंप की नीतियों ने वैश्विक व्यापार के समीकरण बिगड़ने के साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित होने की बढ़ रही आशंका।
तो ये एडिटोरियल वाला जो पेज है, इसमें यहाँ पर हमने थोड़ा सा हेडिंग वगैरह देखी है, बाकी आप अपने लेवल पर पूरा पढ़ सकते हैं। विदर्भ के किसानों को राहत दिखा रही है आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली। यहाँ पर क्या बताया गया है, मुजफ्फर हुसैन के प्रयास से विदर्भ जो महाराष्ट्र के एरिया की ओर देखने मिलेगा। विदर्भ की सुखागर जमीन पर बन रही है उपजाऊ और अन्य फसल पर भी हो रही है खेती वगैरह, कुछ काम की नहीं। एक अभी जो पहले अभी हाल में जो चीते वगैरह लाए गए थे उनके